नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज की अपराध की घटना शुरू करने से पहले मैं किस्सा गोई परिवार के अपने तमाम सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। दिल से उनका शुक्रिया करता हूं। दिल से उनकी सलामती की दुआ करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो सभी लोग स्वस्थ रहें, इसलिए कि पिछले 3 दिनों से मेरी तबीयत कुछ नासाज थी और सभी लोगों ने परसों, कल और आज के कमेंट्स में सभी लोगों ने इस पर चिंता व्यक्त की, सलाह दी, बताया कि आप आराम कर लें। लेकिन दोस्तों की, मित्रों की, शुभचिंतकों की, परिवार के सदस्यों की जो दुआ है, जो प्रार्थना है, वो मुझे लगी और आज मैं पिछले 2 दिनों से काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। गला हालांकि थोड़ा अभी भी गड़बड़ है, लेकिन ज़ुकाम और बुखार से राहत है। आज थोड़ी सी तबीयत ठीक होने की वजह से ही मैं अपना जो कामकाज है रोज़ाना का, या जो सामान्य कामकाज है, वो मैं कर पाया। आज की घटना तो बहुत हालिया है। हालिया उसका खुलासा है। घटना थोड़ी पुरानी है। हुआ कुछ यूं कि 7 अक्टूबर 2022 को तीन चार लोग थाने पर पहुंचे। थाना था गाजियाबाद का, गाजियाबाद कोतवाली का। ये दोस्त थे रूपेश कुमार और डॉक्टर विशाल शर्मा। इन लोगों ने ये बताया कि साहब, हमारा एक मित्र था जिसका नाम था अंकित खोखर, और अंकित खोखर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में पीएचडी का स्कॉलर था, और उसने 4 महीने पहले अपनी पीएचडी की थीसिस सबमिट की थी। उसके बाद वो लखनऊ से चला आया था। हम लोगों की जानकारी के मुताबिक वो अपने एक बहनोई के यहाँ रहता था, शायद मोदी नगर में। राधा एनक्लेव में उसके अंतिम बार रहने की सूचना मिली थी, और देवेंद्रपुरी में उसके कहीं बहनोई रहा करते थे। लेकिन 7 अक्टूबर 2022 से हम लोगों की उससे कोई बातचीत नहीं हुई है। कुछ दिन तक तो व्हाट्सएप मैसेजेस आते रहे, लेकिन उसके बाद व्हाट्सएप मैसेजेस भी आने बंद हो गए। अंकित के लिए रूपेश ने बताया कि वो मेरा करीब 20 साल पुराना दोस्त है। उसने जब चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया था, तब से वो हमारा मित्र है। मैं इस बार दिवाली में मैंने उसको विश करने के लिए फोन से बात करनी चाहिए, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ तो एग्जैक्टली नहीं, उस पे आता था कि दिस मोबाइल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। हम लोग परेशान इसलिए भी हैं कि इसके पिता और माता, पिता इनके प्रिंसिपल थे, माता गृहिणी थी,
दोनों का देहांत हो चुका है और उन दोनों की वो एकमात्र संतान थी, अंकित खोखर। ये लोग मूल रूप से बागपत के रहने वाले थे। ये बात मोदी नगर पे दोस्तों ने जाकर मोदी नगर थाने में दोस्तों ने बताई और उसकी गुमशुदगी लिखवा दी। थानेदार ने पहले इधर उधर टहलाया, जाके देख लो कहीं गया होगा, किस लड़की से संबंध तो नहीं था, जो अमूमन सवाल या जो अमूमन जवाब दिया करते हैं। लेकिन फिर दोस्तों ने जिद की तो ये गुमशुदगी लिखी गई। पुलिस के पास गुमशुदगी के बारे में विवेचना के शुरू करने के दो काम ही बचे थे। एक तो अंकित के बैंक खातों की डिटेल्स। कारण यह था कि दोस्तों ने यह भी बताया कि साहब हम लोगों को यह जानकारी थी कि वो बागपत के गांव में रहना नहीं चाहता था, लिहाजा उसने गांव की पूरी प्रॉपर्टी बेच दी थी और सारी रकम उसके खाते में ट्रांसफर हो गई थी। हमें ये शक है या हमें ये ऐसा लगता है कि हो सकता है इन्हीं पैसों के लिए उसके साथ कोई हादसा हो गया हो। उसका मोबाइल नंबर दोस्तों ने दे दिया। पुलिस ने इसी से शुरुआत की, मोबाइल की कॉल डिटेल और बैंक खातों के ट्रांजैक्शन। उसके एक बैंक खाते की जानकारी दोस्तों की थी जिनमें से पैसा कभी निकालना और तमाम रोजमर्रा के काम हॉस्टल में रह के जो होते हैं उसकी जानकारी दोस्तों को थी। दोस्तों ने वो बैंक खाते दे दिए, खाते का नंबर दे दिया और उसका मोबाइल नंबर दे दिया। पुलिस ने बैंक से संपर्क किया तो उसके दो खाते निकले, एक पीएनबी का और दूसरा कैनरा बैंक का। और 7 अक्टूबर से गायब होना दोस्तों ने बताया था, जबकि नवंबर और दिसंबर में भी उन दोनों खातों से काफी रकम निकाली गई थी। टोटल ट्रांजैक्शन उसके गायब होने के बाद से 52 ट्रांजैक्शन हुए थे। अब जब कड़ी से कड़ी मिलनी शुरू हुई तो पुलिस ने यही जानने की कोशिश की कहां कहां से ये पैसे निकाले गए। पुलिस को तलाश थी कि कहीं एटीएम से निकाला गया पैसा हो तो एटीएम के सीसीटीवी कैमरे से निकालने वाले की तस्वीर या वीडियो निकाली जा सके। 13 बार में 13 लाख रुपए पीएनबी से कैनरा बैंक में ट्रांसफर हुए। ये सब उस दिन के बाद से हुए जिस दिन की गुमशुदगी यानी 7 अक्टूबर के बाद की घटना है। फिर 22 लाख सीधे पीएनबी के डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग से निकाले गए। पीएनबी के अकाउंट में 17 अक्टूबर से पहले 44 लाख रुपए थे, जबकि उसमें सिर्फ 9,40,000 रुपए बचे थे। यानी दोनों खातों से अक्टूबर और दिसंबर के बीच लगभग 35 लाख रुपए निकाले गए। पुलिस को यह डिटेल मिलने के बाद जब सीडीआर की एनालिसिस पे पुलिस ने दिमाग लगाना शुरू किया तो उसे और भी चौंकाने वाली बात मिली कि अंकित के मोबाइल की लोकेशन लगातार उमेश शर्मा वाले मकान देवेंद्रपुरी के उमेश शर्मा के मकान पर आती रही कंटिन्यूअस, जबकि गायब वो 7 अक्टूबर से है। पुलिस देवेंद्र शर्मा को उठा लाई। देवेंद्रपुरी के मकान में पुलिस उमेश शर्मा को उठा लाई।
उमेश से पूछताछ शुरू की गई। सामान्य रूप से भाई साहब, बाबूजी, भैया जी कह के तो कोई बताएगा नहीं। गंभीर मामला था। पीएचडी का एक स्कॉलर गायब हुआ था, उसके अकाउंट से 35-40 लाख रुपए निकल गए थे। थोड़ी देर तक तो पुलिस वालों ने उमेश का लिहाज किया और उसके बाद वही किया जो किया जाना चाहिए था। बहुत ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाया उमेश और उसने बताना शुरू किया। उसने ये बताया कि मेरी पत्नी, उमेश ने बताया कि मेरी पत्नी इसके गांव की रहने वाली है, जिस नाते से वो इसको बहन मानता था और राखी भी बंधवाता था। इसकी शादी, अंकित खोखर की शादी मुकुंदपुर में हुई थी और मुकुंदपुर में है। अंकित का दोस्त है प्रदीप, जो उमेश का सगा साला है। प्रदीप और अंकित सहपाठी हैं, साथ साथ पढ़े लिखे हैं। प्रदीप चूंकि उमेश को जीजा कहता था, इसलिए अंकित भी उसको जीजा कहता था और उनकी पत्नी को बहन कहता था। जब ये लोग पीएचडी सबमिट करके आए तो गाजियाबाद में सीधे उमेश के घर, यानी मुंहबोले बहनोई और बहन के घर पहुंच गए। इनिशियली तो वहां उन्होंने ये कहा, अंकित खोखर ने, कि हम हफ्ते भर यहां रुकेंगे और तलाश करेंगे कोई अच्छा मकान मुझे मिल जाए तो हम उसमें शिफ्ट करेंगे। चूंकि अंकित की शादी नहीं हुई थी, मैंने शायद अभी गलती से बता दिया होगा, दरअसल उमेश की जो ससुराल है मुकुंदपुर, तो उमेश का जो साला, उमेश शर्मा का साला प्रदीप, वो इसका सहपाठी है और उसकी वजह से वो जीजा बहनोई मानते थे। उसने उमेश को ये बताया कि हमने गांव वाला पुश्तैनी मकान बेच दिया है, हमें वहां नहीं रहना था। पीएचडी मिलने के बाद ही वो तुरंत नौकरी की तलाश करेगा और शादी करेगा। उसके लिए एक नया मकान तलाशना है। हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने हो गए। मकान तलाशने का काम वो भी करता रहा और उमेश ने भी उसके लिए मकान के तलाशने का काम शुरू किया। इसी बीच उमेश ने एक दिन अंकित खोखर से कहा कि मुझे व्यवसाय में बहुत नुकसान हो गया है, मुझे नया व्यवसाय शुरू करने के लिए, ये बताया कि इतने करोड़ का हमको लोन मिल गया है, इतना ये हो गया है, उतना वो हो गया है, लेकिन 60 लाख रुपए की कमी है। तुम्हारे पास पैसे हैं, तब तक तुम मकान ढूंढो, हम बहुत जल्दी तुम्हें 60 लाख रुपए वापस कर देंगे। चूंकि अंकित खोखर अपने उसी बहनोई उमेश के घर रहता था, उसने फौरन अकाउंट से निकाल के 60 लाख रुपए दे दिए। फिर मकान की तलाश थोड़ी धीमी पड़ गई। उसको भी लगा कि जब ये अपने ही निकल गए और हमसे इन्होंने पैसे भी लिए हैं तो हम अच्छा सा मकान देखेंगे, कुछ दिन बाद देखेंगे। और ये भी आइडिया आया कि कहीं प्लॉट लेके अपने हिसाब से अपना मकान बनवाएंगे। उमेश ने कहा कि इसी बीच में मेरी नीयत खराब हो गई। 60 लाख में काफी पैसा इधर उधर फंसा दिया और मैं जानता था कि अभी महीने 2 महीने बाद जब ये मकान के खरीदने की या बनवाने की बात करेगा तो मुझसे पैसे मांगेगा और तब मैं इसे पैसा पूरा नहीं दे पाऊंगा। लिहाजा अच्छा ये होगा अगर इसे अपने रास्ते से हटा दूं, मार दूं, तो मुझे पैसे वापस नहीं करने पड़ेंगे। इसीलिए बिल्कुल कोल्ड ब्लडेड या पूरा सोच समझकर उसने उसे
अपने मकान से हटाकर किराए के दूसरे मकान पर शिफ्ट कर दिया। राधा एन्क्लेव वाले एक मकान में, फ्लैट में शिफ्ट कर दिया और ये कहा कि तुम इसमें रहो, यहाँ आसपास तुम्हें आराम से नए मकान और ज़मीन की तलाश करोगे तो मिल जाएंगे। अंकित खोखर बेसिकली पढ़ने लिखने वाला आदमी था। दिन में एक आध बार उमेश उसके फ्लैट पर हो आता था। घटना वाले दिन यानी 6 अक्टूबर को दिन में ही करीब 12:30 बजे उमेश अंकित खोखर के फ्लैट पर पहुंच गया। उसने देखा कि अंकित अपनी टेबल मेज पर बैठकर पढ़ रहा है। पीछे से उसने एक नायलॉन की रस्सी से उसका गला कस दिया। इत्मीनान कर लिया कि वो मर गया। फ्लैट में बाहर से ताला बंद किया और उसके बाद बाजार निकल गया। चूंकि वो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के क्लिनिक पर काम करता था, उसको अंदाज था कि हड्डियां या शव काटने के लिए किस चीज की आवश्यकता है, इसलिए वो एक सर्जिकल आरी ले आया। ऑर्थोपेडिक सर्जन को तो लगभग रोज जरूरत पड़ती है हड्डी को काटने की, उसको लगाने की, जोड़ने की, दुनिया भर का काम होता है और वो आरी से ही कटता है। वो आरी खरीद कर ले आया। पहले उसकी दोनों टांगे काटी, फिर धड़ काटा, फिर सिर काटा। काट के सफेद पॉलीथीन और उस पर लगने वाला वो भूरे रंग का टेप बाजार से खरीद लाया, साथ ही साथ ले आया था। अलग अलग हिस्सों को यानी कुल 4 पैकेट बने। एक में एक पैर, दूसरे में दूसरा पैर, तीसरे में धड़ का हिस्सा और चौथे में सिर का हिस्सा। अपनी गाड़ी के डिग्गी में उसे रख लिया। फिर सीधे खतौली पहुंचा। सबसे पहले उसने दोनों टांगों की 2 पैकेट खतौली में फेंक दिए। उसके बाद गंगनहर पहुंच के उसने धड़ के हिस्से को फेंक दिया, मतलब एक पैकेट उसमें से निकाला, वो फेंक दिया। और लास्ट में पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर पहुंचकर उसने सिर के हिस्से को भी झाड़ियों में फेंक दिया। फेंकने के बाद ये करीब 60 किलोमीटर के रेडियस में ये चारों टुकड़े फेंके गए। चारों टुकड़े फेंकने के बाद वो घर लौट आया और आराम से वहां रहने लगा। एक दिन गैप करके 17 अक्टूबर तक उसने अलग अलग अकाउंट से पैसा निकालना शुरू किया। उसके डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके मोबाइल नेट बैंकिंग से उसने काफी पैसे निकाल लिए। फिर उसके बाद और इस बीच में उसने मोबाइल को चालू रखा। उस पर उमेश ने कॉल की सारी सेवाएं बंद कर दी। इस फोन पर व्हाट्सएप और नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज वाली सेवाएं चालू रखी ताकि ओटीपी मिलता रहे। बड़ा अमाउंट निकालने के बाद उसने डेबिट कार्ड को अपने दोस्त प्रवेश शर्मा, जो छिपियाना नोएडा का रहने वाला था, उसको दे दिया और ये कहा कि तुम अंकित का फोन लेकर उत्तराखंड चले जाओ और वहां से एटीएम से पैसा निकाल लो, जितना निकाल सको। प्रवेश ने ठीक वैसा ही, प्रवेश ने अपना फोन तो छोड़ दिया उमेश के यहां और अंकित का फोन लेकर वो वहां से उत्तराखंड गया।
1 दिसंबर 2022 को हरिद्वार के एटीएम से और 2 दिसंबर 2022 को ऋषिकेश के एटीएम से, 12 दिसंबर को रुड़की के एटीएम से 40-40 हजार रुपए करके 3 दिनों में 1,20,000 रुपए निकाल लिए। मैंने बताया कि उसमें व्हाट्सएप की सेवाएं और एसएमएस की सेवाएं ही सिर्फ चल रही थी, और वो इसलिए भी चल रही थी कि कॉल कोई ना आए ताकि लोकेशन न मिले, और ओटीपी के लिए एसएमएस की सेवाएं खुली रखी गई। दोस्तों के फोन व्हाट्सएप मैसेज जब आते थे उसका जवाब भी दिया करता था। जब रुपेश और उसके साथ के लोगों ने, जो उसके जिगरी दोस्त थे, मिलाना शुरू किया और बार बार यह आए कि दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, उन्होंने पीएचडी सर्किल के और दोस्तों को बताया। उन लोगों ने भी तमाम कोशिश की और अंकित के व्हाट्सएप नंबर से कुछ मैसेजेस जो आ रहे थे, उनके जो कीवर्ड थे, दरअसल वो कीवर्ड्स का इस्तेमाल जो उसमें आ रहे थे अंकित कभी करता नहीं था। बार बार उसको अलग अलग फोन लड़कों ने मैसेज करके कोशिश की ये जानने की कि वो अपने पुराने शब्द, पुराने कीवर्ड रिपीट करे, लेकिन चूंकि वो तो जा चुका था और उमेश उसको ऑपरेट कर रहा था, वो कीवर्ड्स वो नहीं भेज पाया, जिस पर दोस्तों को शंका हो गई, और इसीलिए दोस्त सब इकट्ठा होकर 12 दिसंबर को मोदीनगर थाने पर आ गए और ये बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, जो भी आदमी ये नंबर ऑपरेट कर रहा है वो अंकित नहीं हो सकता। 7 तारीख से ही उसका मोबाइल यही बताता है, दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन व्हाट्सएप पे काम हो रहा है पूरा, और व्हाट्सएप पे भी जो वो सामान्य रूप से शब्द इस्तेमाल करता था, कीवर्ड्स, वो नहीं मिल रहे हैं। नॉर्मल बातचीत की भाषा में कुछ चीजें हैं जो की जा रही हैं। तब पुलिस ने वो सीडीआर निकाला, तब पुलिस ने वो अकाउंट नंबर निकाला, तब जाकर पूरी जानकारी हो पाई। 15 दिसंबर यानी परसों गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के डीसीपी ग्रामीण डॉक्टर ईरज राजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें इस हत्याकांड की सारी परतों को खोलकर बताया, और ये बताया कि इस हत्याकांड में उमेश शर्मा और उसके दोस्त प्रवेश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। उमेश की पत्नी कहीं बाहर चली गई है, उसकी भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। उमेश के घर से कुछ खून और बाल भी बरामद किए गए हैं। जहां पर उसे मारा था वहां से भी खून के कुछ धब्बे और बाल बरामद किए गए। अंकित खोखर के क्रेडिट कार्ड, बैंक पासबुक, हत्या में प्रयुक्त जो ऑपरेशन वाली जो आरी होती है, सर्जिकल आरी, वो कुछ जले हुए कपड़े भी घर से रिकवर हो गए हैं। लाश के टुकड़ों को खोजने के लिए चूंकि ये परसों की ही बात है, कई टीमें लगाई गई हैं। परसों कल की बात है, कई टीमें लगाई गई हैं, लेकिन लाश के टुकड़े अभी तक नहीं मिले हैं। कोशिश की जा रही है कि उमेश की बताई हुई जगहों पर जहां जहां उसने फेंका है वहां से इन टुकड़ों को बरामद किया जा सके। जब लोगों ने पूछा कि क्या उमेश की पत्नी भी इस घटना में शामिल है, तो डीसीपी रूरल ने यह बताया कि उसकी शामिल होने की पूरी आशंका है, क्योंकि घटना के बारे में पूरी बात उसको पता थी।
उन्होंने ही पूरी डिटेल अंकित की बताई कि उनके पिता प्रिंसिपल पद से 2013 में रिटायर हुए थे और इसके कुछ दिन बाद अंकित की मां का देहांत हो गया था और फिर थोड़े ही दिनों बाद पिताजी भी चल बसे थे। कोई और संतान न होने की वजह से और वो अंकित ही सिर्फ घर में बचा था, लेकिन वो गांव से कम वास्ता रखता था, इसलिए माता पिता के देहांत के बाद उसने गांव की प्रॉपर्टी बेच दी थी। और ये भी बताया कि मुंहबोले जीजा उमेश शर्मा को उसने बात ही बात में ये बता दिया था कि वो नए मकान की तलाश में गाजियाबाद आया है और पुराना पुश्तैनी मकान उसने बेच दिया है। रकम के बारे में पूछा गया, उसने शायद अपने सीधेपन में पूरी बात बता दी थी कि सारा पैसा हमारे अकाउंट में मुझे मिल गया है। उमेश शर्मा ने बिल्कुल फूल प्रूफ इंतजाम किया था। केवल दोस्तों की जिद ने दोस्तों को अपने दोस्त की पहचान या अपने दोस्त की आदत या अपने दोस्त की याद इतनी अच्छी तरह से थी कि उन्होंने इकट्ठा होकर गुमशुदगी लिखवाई और तब पुलिस उमेश शर्मा तक पहुंच पाई। उमेश शर्मा से पूछा कि भाई, तुमने इतना विभत्स कांड किया, तुम्हें इसका डर नहीं लगा कि कल को कोई पूछेगा तुमसे कि कहां चला गया है अंकित, तो क्या बताओगे? तो उसने कहा वो भी तय कर रखा था कि अगर कोई पूछेगा कि अंकित कहां गया है तो मैं बता दूंगा कि वो बिना बताए कहीं चला गया है। आज की घटना। आज फिर एक आतताई ने अपने मुंह बोले साले की न सिर्फ हत्या की बल्कि आरी से उसके शव के 4 टुकड़े कर दिए। अब सवाल यह है कि आरी से शव के टुकड़ों को काटने का सिलसिला और लाश के डिस्पोजल का ये मोडस ऑपरेंडी, इसने बिल्कुल गदर काट रखी है। हाल ही में मैंने लाश के टुकड़े टुकड़े काटने वाली जाने कितने किस्से सुनाए होंगे। 654, जिसमें आजमगढ़ के अहिरौला की एक महिला के शव के 5 टुकड़े करके कुएं में फेंक दिए गए थे। एपिसोड संख्या 654। उसके बाद 647 दिल्ली के पांडव नगर की वो दिल दहला देने वाली घटना। अलग अलग दिन शवों के अलग अलग हिस्से अलग अलग जगह फेंके गए। 619 एपिसोड नंबर, जिसमें नीरज ग्रोवर के 300 टुकड़े किए गए थे। 589, जिसमें बिहार के वैशाली में लाश के 10-15 टुकड़े कर दिए गए थे। यह बड़ा रीसेंट ट्रेंड है ऐसी मोडस ऑपरेंडी का। अब अगर आप विचार करें कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया, पहले ऐसा नहीं होता था, अब ऐसा होने लगा। देखिए, पहले लाश को पहचान न पाने या पहचान छिपाने या ट्रायल में उसका फायदा उठाने के लिए जो ट्रेडिशनल तरीके अपराधी इस्तेमाल करते थे, वो या तो उसको जला देना, सिर को काट के कहीं और गाड़ देना, उसका डिस्पोजल कर देना, ताकि शरीर के हिस्सों से पुलिस अगर क्लेम भी करे कि ये फलां का है तो उसको कंटेस्ट करने में ट्रायल के समय आराम रहेगा। नहीं साहब, ये उसका नहीं था। थाने में 22 लड़कियों की गुमशुदगी लिखी है, उनमें से किसी का होगा। यानी तरह तरह के बहाने या वकील सुझाया करते थे। लेकिन इस ट्रेंड से तो सिर्फ 2 ही बात समझ में आती है। अपराधियों के मन में सिर्फ यह आ गया है कि लाश का डिस्पोजल ऐसे करो कि न लाश की पहचान हो पाए, और अगर पहचान भी हो जाए तो हम उसको कंटेस्ट कर सकें अदालत में।
टुकड़ों को इतनी दूर दूर फेंको कि वो अलग अलग जिलों में जाए। एक ही जिले में सब कुछ होगा तो पुलिस कलेक्ट कर लेगी, अलग अलग जिलों और यहां तक कि अलग अलग राज्य में होगा तो पुलिस कभी कनेक्ट नहीं कर पाएगी। और जंगल झाड़ियों में अगर 3-4 दिन तक किसी को पता नहीं लग पाया तो जंगली जानवर खा जाएंगे, कोई पहचान नहीं हो पाएगा। और अगर पकड़े भी गए दूसरों के बयान पे, सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के आधार पर, तो ट्रायल में साफ बच जाएंगे कि साहब डेड बॉडी सही नहीं बताई गई, ये उसकी डेड बॉडी नहीं हो सकती थी, या अलग अलग टुकड़ों की पहचान नहीं कराई गई या नहीं हुई, ये दूसरों के शरीर के टुकड़े थे। और तब हम आराम से छूट जाएंगे। हालांकि वो इस बात को भूल गए कि कम से कम पिछले 5 सालों में डीएनए प्रोफाइलिंग होना एक आम बात हो गई है। पुलिस के पास संसाधन हैं, वो ऐसे मामलों में डीएनए सैंपलिंग जरूर करा लेते हैं और आगे चलकर उसकी प्रोफाइलिंग और मैचिंग का काम भी करा लेते हैं। कुछ ट्रायल्स ऐसे भी हुए हैं आज से 5 साल 6 साल पहले के, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस के इसी तरह के, जिसमें कन्विक्शन भी हुआ है। लेकिन ये जितने केसेस मैंने बताए नीरज ग्रोवर को छोड़ के, इनमें किसी में भी ट्रायल पूरा नहीं हुआ। इसलिए इस तरह के ट्रायल के रिजल्ट क्या होंगे ये अभी कहना ठीक नहीं है। एक तो ये एस्पेक्ट हुआ आज की घटना में कि आखिरकार क्या हो गया है जो एक ही तरह की मोडस ऑपरेंडी देश के अलग अलग भागों में क्रिमिनल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी आज की घटना में बहुत बड़ी बात यह हुई है कि आज दोस्तों ने अपनी दोस्ती निभाई। दोस्ती का ये निभना या निभाना बहुत रेयर है। लोग ये सोचते हैं कि दोस्त था चला गया, अब क्यों हम इस चक्कर में पड़े, क्यों इस पचड़े में पड़े, उनके घर वाले देखेंगे, हमसे कुछ पूछा जाएगा तो हम बताएंगे। लेकिन बिना माँ बाप के इस लड़के का अगर दोस्त ध्यान न देते, आने जाने वाले व्हाट्सएप के मैसेज में ये ध्यान न देते कि वो बातें नहीं आ रही हैं जो वो हमेशा करता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने लंबे समय तक फोन ये बताए कि दिस मोबाइल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। एक आध दिन की बात तो होती है, दूसरे फोन से बता दिया करता था कि फोन खराब हो गया है, नया सिम लेने जा रहा हूं, एक दिन और वेट कर लेना, उसके बाद फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन इतने लंबे समय तक फोन का एक ही टोन में बजना, लेकिन व्हाट्सएप का चलते रहना, एसएमएस का चलते रहना, ये दोस्तों के दिमाग में खटक गया और सारे दोस्त इकट्ठा होकर उसकी गुमशुदगी लिखाने मोदी नगर थाने पर पहुंच गए। ऐसी मिसालें बहुत कम मिलती हैं। जीते जी तो दोस्ती निभाने वाले बहुत से मिलेंगे, बहुत से कारण भी हो सकते हैं, लेकिन दोस्त के जाने के बाद दोस्ती निभाने वालों की संख्या बहुत कम होती है और ये बड़ा रेयर होता है, जैसा आज दोस्तों ने अंकित खोखर के लिए किया। दूसरा ये कि मुंह बोले बहनोई ने 3-4 महीने से साथ में रहने वाले मुंह बोले साले की इसलिए हत्या कर दी कि उसके पैसे हड़पे जा सके। तरीका ऐसा कि शैतानों को मात देने वाला तरीका इस्तेमाल किया गया। सर्जिकल आरी से शरीर के 4-5 टुकड़े कर दिए गए। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी है, माँ बाप है नहीं, कोई भाई बहन है नहीं, ये मुकदमा लड़ेगा कौन, पैरवी कौन करेगा, ट्रायल और कोर्ट में कौन जाएगा, वकीलों से कौन मिलेगा, किसको इतनी पड़ी है
कि चार्जशीट किसके किसके खिलाफ लगी है वो चेक करे, गवाहों के बयान कराए। आखिर ये सब कौन करेगा? और इसके बिना न तो विवेचना पूरी होगी और न ही ट्रायल पूरा होगा। फिर एक बार यही लगता है कि शायद फिर दोस्त लोग यही काम करें ताकि अंकित को मरने के बाद न्याय मिल सके। बाकी तो मुझे नहीं समझ में आता कि कोई इसकी पैरवी करेगा, जबकि अपराधी उमेश शर्मा के पास इतना पैसा हो गया, हत्या करने के बाद इतना पैसा ले लिया कि बड़े बड़े वकील करेगा। वो पुलिस को मैनेज करने की कोशिश करेगा, अदालतों में बड़े बड़े वकीलों से सेटिंग करवाएगा। एक वर्ड आजकल बहुत इस्तेमाल हो रहा है, सेटिंग। हर काम करने के लिए स्वतंत्र है, पैसा ही है उसके पास। ऐसे में अब सिर्फ पुलिस है अगर वो मदद कर सके। अगर पुलिस वालों का ईमान जिंदा रह गया तो विवेचना भी सही होगी और ट्रायल भी सही होगा। विवेचना तो 100% पुलिस को ही करनी है, चार्जशीट भी कोर्ट में पुलिस को सबमिट करनी है, गवाहों को समन किया जाएगा, पुलिस ही लाकर हाजिर करेगी, प्रोसिक्यूशन अफसर को समय पर गवाहों के बारे में सूचना पुलिस ही देगी, गवाहों की तैयारी पुलिस ही कराएगी। यह सब पुलिस तब करेगी अगर उसका ईमान तब तक जिंदा रह गया, वरना अदालतें तो सबूत मांगेंगी, चिल्ला चिल्ला कर, चीख चीख कर सबूत मांगेंगे। और जब सबूत नहीं मिलेंगे तो क्या होगा आप अच्छी तरह जानते हैं कि सबूतों के अभाव में क्या अदालतें कहती हैं। आज की घटना के संदर्भ में एक दोस्तों की एक जोड़ी याद आई, जय और वीरू की। 1975 की फिल्म शोले की बहुत ही मशहूर जोड़ी, और इसी दोस्ती पर एक बहुत ही मशहूर गाना आनंद बख्शी साहब ने लिखा था। उसको क्या गीत लिखा था, किशोर दा का गाया हुआ गाना, क्या गाया था। और शोले जैसी फिल्म, आने वाले समय में बोल थे वही, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। आने वाले समय में अगले कई दशकों तक जब भी दोस्ती की मिसाल दी जाएगी तो ये गाना जरूर गुनगुनाया जाएगा कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे, कुछ इस तरह का है। और किस्सा गोई के अपने नौजवान सदस्यों से, जिनकी पैदाइश 90 के दशक या उसके बाद की है, उन्हें शायद ये गाना न पता हो या न याद हो। लिंक पोस्ट कर रहा हूं, इसे सुन जरूर लीजिएगा। आज की घटना का क्रक्स यही कि दोस्तों ने सच में दोस्ती निभाई। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।